हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, और यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से जो टॉपिक हमारे आते हैं, जो स्टार्टिंग के हैं, वो हमने कवर किए हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पे इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्यूनिटी को समझा। देखो, ये हमारा रिवीजन पोर्शन है, तो आप भी घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, रिवाइज करके लेकर के आएंगे, जिससे कि हम जल्दी से चैप्टर को यहाँ पे कवर कर लें। तो इम्यूनिटी में हमने समझा था दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में हमने फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, चलो अब हमने कहा इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या। देखो, इनेट तो हमने समझे, जैसे एग्जांपल हमारे पास स्किन एंड म्यूकस आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लाइसोजाइम है, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, ये सारे हमारे एग्जांपल आते हैं इनेट इम्यूनिटी के। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना था यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है हमारा, वो दो टाइप का होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, एक ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे और ग्रेन्युलोसाइट में जो है वो ग्रेन्यूल्स होंगे। चलो, अब एक ग्रेन्युलोसाइट जो हमारे आते हैं, वो हमारे तीन टाइप के आते हैं, जिसमें हमने बात की है यहाँ पे। इओसिनोफिल के बारे में हमने बात की है यहाँ पे, बेसोफिल के बारे में, और हमने बात की है यहाँ पे न्यूट्रोफिल के बारे में। अच्छा, ध्यान से देखो, न्यूट्रोफिल की बात हमने कर चुके हैं हम। यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी, वापस से यहाँ पे आओ, और यहाँ पर देखो, इनेट इम्यूनिटी में आपने न्यूट्रोफिल देखा था कहाँ पर, जो सेलुलर बैरियर हमारे आते हैं वहाँ उसका एग्जाम्पल था। और न्यूट्रोफिल क्या है, आपने कहा डब्ल्यूबीसी से बनते हैं, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अगर आपको याद होगा, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। ठीक है, बाकी सबके अपने अपने काम है। देखो, इओसिनोफिल कुछ कर रहा है, बेसोफिल कुछ काम करेगा, न्यूट्रोफिल कुछ काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमने हिस्टामिन के बारे में बात की, हीपैरिन के बारे में हमने बात की है, और हमने कहा कि जब भी इन्फेक्शन होता है, जैसे इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है, तो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे और सबसे पहले वहाँ पर इन्फेक्शन को दूर करेंगे या उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारी होती है क्या, एक ग्रेन्युलो, आपके जो ग्रेन्युलोसाइट हैं वो तीन टाइप की होंगी। ठीक है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट है, इट मीन्स कि इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाए। क्लियर है। न्यूक्लियस जो इनका होता है वो कुछ बाइलोब्ड होता है, ऐसे, ये ऐसे बाइलोब्ड। और न्यूट्रोफिल्स में तो हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। लोब जो है वो विद द टाइम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो इओसिनोफिल है उसमें आपको क्या दिखेंगे, ये वाले ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। बेसोफिल में आपको ब्लू दिखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जब बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्लू यहाँ पे देते हैं, क्योंकि बेसोफिल नाम ही है। न्यूट्रोफिल यानी कि एसिड और बेस दोनों से ही जब इसे स्टेन किया जाता है, तो दोनों में ही ये कलर देते हैं। ठीक है, दोनों ही कलर यहाँ पर आपको न्यूट्रोफिल में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स की होती है। हमने कहा कि हम हिपैरिन के बारे में बात करते हैं, हम हिस्टामिन के बारे में बात करते हैं, इनके अलग अलग काम यहाँ पे होते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है, जब भी यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल वहाँ पे इन्फेक्शन को दूर करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझे आपने, एओसिनोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में क्या बात की है, एक बार इनको समझना है। चलो, अब बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में, जिसमें हमारे पास दो टाइप आते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोसाइट एंड सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट भी हमारे पास दो आते हैं, आपको पता होगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है,
ये जो डिवीजन है इसको समझो, तभी आप यहाँ पे इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को समझोगे। अच्छा, मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये समझना कि ये क्या होगा, यहाँ पे मैक्रोफाज में कन्वर्ट होता है। मैक्रोफाज कहाँ पढ़ा था, वापस से आओ फिर से, यहाँ पे मैक्रोफाज पढ़ा था आपने, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की भी बात की थी आपने। तो ये दोनों ही सेलुलर बैरियर हैं, और ये दोनों ही हमारे WBC की क्या होते हैं, पार्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब पहले तो ये समझो, उसके बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे कि कैसे यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। बेसिकली हमें समझना है कि हम अर्जित कैसे करते हैं। इनेट में तो हमने ये बात की है कि देखो ग्रेन्युलोसाइड में जो न्यूट्रोफिल्स हमारे आते हैं, हमने बोला जो न्यूट्रोफिल्स आते हैं, हमने बोला जब भी इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे जाएंगे और वो जो पैथोजन होगा, डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो होगा उसको किल करने की कोशिश करेंगे, किल करेंगे, इन्फेक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात आती है तो यहाँ पर आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स और आपके जो मैक्रोफेजेस है या मोनोसाइट है, ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट में आप यहाँ पर लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये समझो पहले, ठीक है, ये समझो पहले। देखो अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा आपको जो डिवीजन है वो ये देखना है कि देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहीं पे कर लेते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है। एनटी सेल के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं, नेचुरल किलर सेल जो होते हैं। अगर ये इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम, और अब देखेंगे कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे आती है। यहाँ पर देखो, तो सेम चीज हमने कहा कि ये कोई एक साइट है, ठीक है, और जहां पर आता है कोई पैथोजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पैथोजन है, इस पैथोजन पे क्या लगे होंगे, एंटीजन लगे होंगे। अब एंटीजन के बारे में हमें पता है कि एंटीजन क्या होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंटीजन के बारे में हमें पता है कि एंटीजन क्या होते हैं। यहाँ पर किसी भी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसी भी सेल की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे एंटीजन होते हैं। जैसे हमारे सेल में भी बहुत सारे एंटीजन होंगे, ऐसे ही कोई पैथोजन है उसकी सेल में भी क्या होंगे, यहाँ पे एंटीजन होंगे, ठीक है। तो कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया और अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा और ये अपनी संख्या को भी जैसे बढ़ा देते हैं, जैसे एक से क्या अब दो बन गए हैं, ठीक है, ये एक से क्या बन गए हैं, दो बन गए हैं, ये लो। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी सेल्स आती हैं वो कौन सी सेल्स आएंगे हमारी, सबसे पहले हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो ये हमारे न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं, यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं, ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल। यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में तो न्यूट्रोफिल ही इस पैथोजन को किल कर देंगे और यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। बट इन केस यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ गया है, ठीक है, और इन्फेक्शन बढ़ने का मतलब है कि इनकी संख्या भी बढ़ गई है। ठीक है, ये लो, अब यहाँ पर इन्फेक्शन बढ़ गया, धीरे धीरे इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी सेल्स है, ये हमारी सेल्स है। चलो ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और ऐसे ही हमारी और सेल्स यहाँ पे लगी हुई है। ये धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है अब वो सेल में भी आने लग गया है ऐसे। इट मीन्स ये बताता है कि इन्फेक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इस केस में अब हमारी दूसरी इम्यून सेल आएगी और जिसका नाम है यहाँ पर क्या, मैक्रोफेज। यहाँ पे आओ, ये वाली जो मैक्रो, मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट, मोनोसाइट अपने साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मोनोसाइट जो सेल्स हैं यहाँ पे वो अपने साइज को बहुत बड़ा कर देते हैं और अब हम इन्हें क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस कहेंगे। नॉर्मल कंडीशन में तो आपने का नॉर्मल साइज है इनका, लेकिन जैसे ही पैथोजन आते हैं, जैसे ही इन्फेक्शन होगा, वैसे ही मैक्रोफेजेस का जो साइज है वो बढ़ जाता है और अब यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, मैक्रोफेजेस की। तो ये लो, ये हमारे मैक्रोफेजेस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में करते क्या है, पैथोजन को इंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। तो पहले केस में क्या हुआ, अच्छा इनकी लेबलिंग भी कर लेते हैं कि ये हमारे क्या है, मैक्रो, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स है वो इन्फेक्शन को दूर कर देते हैं,
चलो, अगर यहाँ पे न्यूट्रोफिल ना कर पाए क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो इस केस में जो मैक्रोफेजेस आते हैं वो क्या होंगे, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो अब ये इन्फेक्शन को यहाँ पे ठीक कर देंगे, यहाँ पे ये जो पैथोजन है इनको किल कर देंगे। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। अब क्योंकि हमें पता है, और एक सेल से दूसरे सेल में भी इन्फेक्शन होने लगी है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे पैथोजन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत जल्दी अपना जो नंबर है उसको बढ़ाने लगते हैं, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पर जो मैक्रोफेज है वो सिग्नल देता है एक सेल को जिसका नाम है डेंड्रिटिक सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है डेंड्रिटिक सेल की, तो डेंड्रिटिक सेल को हम बनाते हैं, चलो येलो कलर में बना देते हैं। तो अब यहाँ पर एंट्री होती है डेंड्रिटिक सेल्स की, क्योंकि इसमें ऐसे डेंड्राइट जैसे होते हैं, ये हमारी डेंड्रिटिक सेल्स है, विजिबल है। चलो, ये डेंड्रिटिक सेल है, इसकी यहाँ पे एंट्री होती है। ये क्या करेगा, कुछ जो पैथोजन है, जो कुछ जो रोगजनक है, इनको मारेगा, कुछ को ही मारेगा, और इसका जो यहाँ पे एंटीजन है वो अपने टॉप पे ऐसे लगा देगा, ऐसे ये अपने टॉप पे ऐसे लगा देता है, बस कुछ को एक आदि को ही किल करेगा, और इसके जो एंटीजन होंगे वो अपनी बॉडी पे लगा लेगा। अब उसके बाद क्या होता है देखो, अब आप वापस आओ क्लासिफिकेशन में, और बात कर रहे हैं हम लिम्फोसाइट के बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट जो आपके आते हैं वो आपका आता है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्लियर है इतना, दो लिम्फोसाइट है। एनके सेल भी हमारे होते हैं, उनका फंक्शन हम आगे जा करके पढ़ेंगे, अभी हमें बस इन दोनों की आवश्यकता है समझने के लिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे है। अच्छा, एक बात और देखो, अभी डेंड्रिटिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये डेंड्रिटिक सेल की बात नहीं कर रहे। अभी तक जो चीजें हो रही थी कि जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए, उसने इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश की, अगर उससे नहीं हुआ है तो मैक्रोफेजेस आए, उसने इन्फेक्शन को दूर करने की कोशिश की, इन्फेक्शन खत्म करने की कोशिश की। ये है हमारी इनेट इम्यूनिटी। अभी तक सारे हमारे इम्यून सेल्स जो है वो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। तो जब फिर भी इन्फेक्शन यहाँ पे सही नहीं होता है तो अब बुलाया जाता है डेंड्रिटिक सेल्स को, तो इसका नाम भी आप लिख लो, इम्पोर्टेंट है, डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेंड्रिटिक सेल जाता है कहाँ, इसके पास जाएगा, ये किसके पास, ये जाएगा टी लिम्फोसाइट के पास। किसके पास जाएगा, ये टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। और जब ये टी लिम्फोसाइट के पास जाता है तो ये बेसिकली करने क्या जाता है, ये इसे एंटीजन दिखाने जाता है, एंटीजन को यहाँ पर देता है। और जब ये एंटीजन लेकर के जाता है तो क्योंकि टी लिम्फोसाइट ऐसा नहीं है कि टी लिम्फोसाइट एक सेल है, ये तो हम जानते हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है, देखो बेसिक सी चीजें हैं, हम जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट कोई एक सेल तो होगी नहीं, बहुत सारे लिम्फोसाइट हमारे पास होंगे यहाँ पे। अब ये जाता है किसको लेकर के, एंटीजन लेकर के जाएगा, और ये लिम्फोसाइट में यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होंगे, इतनी सारी सेल्स में से यहाँ पर ये सारी सेल्स जो टी लिम्फोसाइट है ये पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो यहाँ पर इसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए केपेबल होंगे। देखो, सारे जो एंटीजन होते हैं उसके लिए सारे लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे। टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं कि कुछ टी लिम्फोसाइट यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, ऐसे नहीं कि सारी की सारी सेल्स एक्टिवेट हो गई हैं और सारी की सारी सेल्स जो है वो काम करने लग गई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टी लिम्फोसाइट के कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो एक्टिवेट होंगी, जो केपेबल होंगी इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। अच्छा, ये तो समझते हैं, ब्लड ग्रुप जब हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से समझा था, एंटीजन और एंटीबॉडी के जो यहाँ पे फिनोमिना था उसको हमने समझा था। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एंटीजन को क्यों लेकर के गए हैं, ताकि इनके खिलाफ क्या बने, एंटीबॉडीज बने। अच्छा, ये बताओ एंटीबॉडीज, चलिए ये क्वेश्चन बाद में है, क्वेश्चन ये है
एंटीबॉडीज को एक और नाम हमने दिया था जब हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, आपको ये देखना है। अब ये एंटीजन लेकर के जाता है किसके, पैथोजन के एंटीजन लेकर के गया। अकॉर्डिंग टू दीज एंटीजन यहाँ पे कुछ टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर बनते हैं कुछ सेल्स, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ 3 सेल्स बनेंगी, ठीक है, नाम लिख लें इनका। पहली बनेगी साइटोटॉक्सिक टी सेल, दूसरी बनेगी मेमोरी टी सेल, एंड तीसरी बनती है हेल्पर टी सेल। 3 सेल्स यहाँ पर बनती हैं, ठीक है, सारे टी सेल हैं। अच्छा, सारे ही लिम्फोसाइट हैं, सारे टी लिम्फोसाइट, ऐसे नहीं कि सारे टी लिम्फोसाइट ने साइटोटॉक्सिक टी सेल बना रही है, मेमोरी टी, नहीं, इनमें से टी लिम्फोसाइट में से कुछ लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए हैं और उन्होंने क्या बनाई है, कुछ सेल्स बना दी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाई है, मेमोरी टी सेल बनाई है, हेल्पर टी सेल बनाई है। अब इनका फंक्शन पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में। तो हमने देखा कि देखो जब तक ये सारी चीजें हो रही हैं तो इन्फेक्शन तो बढ़ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन रुक गया है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक सेल, पहले ये वाली सेल क्या थी, इन्फेक्टेड हुई थी, ठीक है। अब इस सेल से इस सेल में जो इन्फेक्शन बढ़ा है, इस सेल से इस सेल या इस सेल में इन्फेक्शन ना बढ़े, इसके लिए क्या किया जाता है, जो इन्फेक्टेड सेल हैं, जो बहुत, जिनमें इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हमारे पास इनफ कलर नहीं है, रेड में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड सेल होती हैं, ये बहुत ज्यादा क्या है, इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, ताकि ये इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। तो ये काम करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, यहाँ पर इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलो हम भी इन्हें इरेज कर देते हैं फिर। ये हो गया है, ठीक है, ये सेल है। अब ये सेल जो है वो उनको क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पर जो सेल्स है, अब ये इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पहला तो एक इन्फेक्शन को रोकना है ताकि दूसरी जो सेल्स है वो यहाँ पे डैमेज ना हो। तो ये सेल जो है इनमें इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल ने डैमेज सेल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेकेंड सेल जो हमारी आती है मेमोरी टी सेल। अब ये क्या करेंगी, यहाँ पे मेमोरी बना देंगी। मेमोरी टी सेल्स यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेमोरी बना देंगे इस पैथोजन के लिए। इस पैथोजन की मेमोरी बना देंगे कि जब भी ये पैथोजन फिर से एंटर होगा तो ये सारी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे हमारी ब्लड में, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। और इन्फेक्शन इतना उसे टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो इन्फेक्शन बढ़ा रहा है, हमारी दूसरी सेल्स को यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स होंगी। तो ये क्या करेगा, मेमोरी बना देगा। जैसे कि रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में हमारा रिकॉर्ड होता है कि हम कौन सी क्लास के हैं, कौन से सेक्शन के, हमारा नाम क्या है, हमारी एज क्या है, हमारे पेरेंट्स का नाम क्या है, और बाकी आपने कहा कि जैसे कि आपको रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट में पूरी आपकी डिटेल होती है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, हाफ ईयरली में कितने हैं, एनुअल में कितने हैं, यूटी यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें कितने, सारी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ आपकी मेमोरी सेल्स आप लगा दीजिए कि आपकी पूरी मेमोरी है कि आपने पूरे साल भर में कैसा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, कैसे आपकी परफॉर्मेंस रही है, वो आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता है। तो सेम वैसा ही आपने कहा, ये जो पैथोजन है, सारे पैथोजन के लिए नहीं, लेकिन ये जो पैथोजन है, क्योंकि अभी इसी की बात हो रही है, इसके लिए मेमोरी बन गई है। अब हम पहचानते हैं इस पैथोजन को, ये दोबारा आएगा, इट मीन्स कि हमें पता है कि ये कौन सा पैथोजन है, इससे कैसे लड़ा जा सकता है। मेमोरी टी सेल की बात हो गई। अब आते हैं हेल्पर टी सेल में। हेल्पर टी सेल क्या करेगा, वो जाएगा बी लिम्फोसाइट के पास, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करेगा। जब ये बी लिम्फोसाइट के पास जाएगा, हेल्पर टी सेल सेम चीज करता है, क्या करेगा, हेल्पर टी सेल एंटीजन लेकर के जाएगा बी लिम्फोसाइट के पास, और सेम चीज होगी कि सारे के सारे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होंगे, उनमें से कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स होंगे जो केपेबल होंगे कि वो इसके लिए क्या बना सके, यहाँ पे एंटीबॉडीज बना सके। तो चलो, अब बी लिम्फोसाइट ने भी 2 सेल्स यहाँ पे बना दी हैं। कौन कौन सी सेल है, एक तो है यहाँ पे प्लाज्मा प्लाज्मा सेल, और दूसरी है यहाँ पे मेमोरी बी सेल, ठीक है। अब मेमोरी बी सेल का वही काम है जो मेमोरी टी सेल कह रहे हैं कि ये मेमोरी बना दी इसने इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी बन गई है।
प्लाज्मा सेल क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। देखो प्लाज्मा सेल क्या करता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पे एंटीबॉडीज। बहुत बार हमने एंटीबॉडीज पढ़े हैं, ये ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। और यही बनाने के लिए सारी जो चीजें, सारी जो प्रोसेस है वो हो रही है। अब ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज यहाँ पे एंटर करेंगी। ये क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इन दोनों कलर में? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कलर चेंज कर लें, ग्रीन कलर देखते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज को भी हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। चलो अब ये एंटीबॉडीज यहाँ आएंगी और ये इनको क्या करेंगी, कैप्चर करने लगेंगी। ये जो पैथोजन है ऐसे ये कैप्चर करने लगेगा। लो पैथोजन है, इसको जितने भी पैथोजन हैं उनको ऐसे यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब क्या किया है यहाँ पे, एंटीबॉडीज ने पैथोजन को कैप्चर कर लिया है। अब मैक्रोफेजेस के लिए काम बहुत आसान है, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो आराम से इनको इंगल्फ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर जो इन्फेक्शन है उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात पहले समझ लो, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहाँ पर आई है वो भी मुझे बताओ। एक बार बताओ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और कैसे यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई है। कैसे बताओगे कि यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? चलो अब आते हैं यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। हमने बात की है कि इनेट इम्यूनिटी जो है ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल ने जो काम किया वो तो इनेट इम्यूनिटी थी। एक्वायर्ड में क्या है, देखो एक्वायर्ड में आते हैं आपके यहाँ पे ये सारी सेल्स, जैसे कि मेमोरी सेल्स का बनना, ठीक है, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल का बनना, हेल्पर सेल्स का बनना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एंटीबॉडीज का बनना। क्योंकि आपकी बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज है वो पहले तो नहीं थी, जब हमारा बर्थ हुआ है तो हमारी बॉडी में ऐसे कोई एंटीबॉडीज नहीं थी। एंटीबॉडीज कब बनी है, जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया है। अगर आपको ध्यान होगा जब हम ब्लड ग्रुप को पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज यहाँ पर बोली थी, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने क्या बोला, ये एक सेल है, ये कोई दूसरी सेल है और ये कोई तीसरी सेल है, ठीक है, चौथी भी बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इसका ब्लड ग्रुप है ए, इसका है बी, इसका है ए बी और इसका है ओ, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके क्या है, एंटीजन है, एंटीजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसमें जो एंटीबॉडी है वो है यहाँ पे बी एंटीबॉडीज यहाँ पे बनेंगे, इसमें ए एंटीबॉडीज यहाँ पे बनेंगे, इसमें नो एंटीबॉडीज आपके पास आएंगी और इसमें आपने कहा ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज। याद आया कुछ? ठीक है, याद आया। ये तो क्या है, एंटीजन है, ये तो एंटीजन है। एंटीजन को हम ऐसे ही दिखाते, ऐसे दिखा देते, यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं, इसीलिए तो हम ओ का मतलब होता है जीरो, यानी कि कोई एंटीजन यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन एंटीबॉडीज फिर दोनों ही हैं यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ही हमने सारी चीजों में डिस्कस किया है। तो देखो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि जो हमारी एंटीबॉडीज आई हैं, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, बी होगी, ठीक है। इसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, बी होंगी। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, यहाँ पे ए होंगी। यानी कि देखो ए के लिए तो एंटीबॉडीज नहीं बन सकती, अगर ए के लिए एंटीबॉडीज होंगी तो क्या होगा, ये अपनी ही ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन के अगेंस्ट में बनता है, ये तो हमें पता ही है। जो एंटीबॉडीज बनते हैं एक्चुअली में वो एंटीजन के अगेंस्ट में बनते हैं। एंटीबॉडीज बनते ही इसलिए क्योंकि वो उस एंटीजन को किल कर सके। तो किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एंटीजन है 1 तो इसके लिए 1 ही एंटीबॉडी बनेगा, कोई 2 है तो उसके लिए 2 ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल जो एंटीबॉडीज है वो सब एंटीजन पे काम करेगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू एंटीजन यहाँ पे डिफरेंट जो एंटीबॉडीज है वो बनती हैं।
अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ए के लिए ही हम एंटीबॉडीज बना ले। अगर ए के लिए ही हम एंटीबॉडीज बना देते हैं तो आपने कहा ये तो अपनी ही ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, कौन की एंटीबॉडीज। तो हम किसके लिए बनाएंगे? बी के लिए बनाएंगे, जो एंटीजन हमारे पास नहीं है। इस सेल को पता है कि मेरा एंटीजन ए है, तो ये किसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा? बी के लिए बनाएगा। तो हमने कहा था कि अगर हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट कर दिया और यहाँ पर बी एंटीजन आ जाता है, तो यहाँ पर बी एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये इसको किल कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप वाले को हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। चलो, टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था कि ये जो एंटीबॉडीज बन रही है इनमें, ये फ्रॉम बर्थ नहीं होती, जन्म से नहीं होती है। ये तब होती है जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है। अब हमने ये भी कहा था कि ऐसा अगर किसी को ब्लड डोनेट नहीं किया हो कभी, तो क्या उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं होगी? उसके ब्लड में भी एंटीबॉडीज होती हैं। तो देखो एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। हमने कहा बी एंटीबॉडी बनने के लिए बी एंटीजन का आना जरूरी है। तो जब भी हम जैसे खाते हैं, जो हमारा खाना होता है, तो कोई सिमिलर एंटीजन बी से जो सिमिलर एंटीजन होगा, बी जैसा जो एंटीजन होगा जो हमारे फूड में होगा, एक्चुअली में वो बी एंटीजन नहीं है, लेकिन बी के साथ सिमिलर है, ठीक है, सिमिलैरिटी रखता है, सिमिलर सा लग रहा है। तो हमने खाना खाया और उससे रिलेटेड कोई एंटीजन था, वो हमने खाना खाया, तो हमारी बॉडी को लगता है कि बी एंटीजन आ गया और हमारी बॉडी बी एंटीबॉडी बना देती है। ऐसे ही सारे ब्लड ग्रुप के साथ होता है। इट मीन्स आप क्या समझे कि जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी इनेट इम्यूनिटी नहीं है, वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। अब हमने एक और चीज यहाँ पर ये कही थी कि मेमोरी सेल्स बन गई हैं, एंटीबॉडीज एक बार बन गई हैं, अगर सेम पैथोजन दोबारा एंटर होता है तो सेल्स एकदम से क्या कर लेंगे, अटैक कर लेंगे, है ना, ये बात हुई थी। तो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आपके एंटीबॉडीज हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर होती है, हमने एक्वायर्ड किया है। और ऐसे ही हमारी जो सेल्स होती है, हमारी जो बॉडी होती है, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर आते रहते हैं, वैसे वैसे हम एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं। और जैसे जैसे हम एंटीबॉडीज बनाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस यूज करते हैं कि बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे, वो कहीं पे भी ऐसे जो वाटर जो पानी है वो कहीं का भी ऐसा पानी नहीं पियेंगे, और वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। खाना जो है वो कुछ ऐसा खाना नहीं खाते हैं जो बाहर का खाना हो या जो ओपन में रखा होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि एक्सपोजर है ही नहीं है एंटीबॉडी पैथोजन के लिए, रोगजनक के लिए एक्सपोजर ही नहीं है, तो पैथोजन की जो एंट्री के चांसेस हैं बॉडी में वो बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, वो तो ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर किसी दिन आपको बिना मास्क के कहीं जाना पड़ा, आपको कहीं बाहर का पानी पीना पड़ा, तो क्योंकि आपकी बॉडी में तो एंटीबॉडीज है ही नहीं, आपकी इम्यून सिस्टम तो डेवलप हुआ ही नहीं है, उस केस में बहुत छोटे से छोटा जो इन्फेक्शन है उससे भी बीमार आप पड़ सकते हैं या पड़ जाएंगे आप, क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडीज तो बनाई ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप गंदा पानी या गंदा खाना खाइए, देखो गंदे से मतलब नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को इतनी तो आदत होनी चाहिए कि जैसे आप खुले में कहीं पे जा रहे हैं, देखो जहाँ पे बहुत गंदा है तो वहाँ पर आप मास्क यूज करेंगे। अगर कोई किसी को कोल्ड है या कोई ऐसे संक्रमित बीमारी है जो हवा से फैलती है तो आपको मास्क पहनना है, तब वहाँ पर ऐसे नहीं कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, नहीं, वहाँ पर नहीं होते। लेकिन नॉर्मली हम चल रहे हैं, नॉर्मली कहीं पे झरने का पानी है, कोई नल का पानी है, जो पीने वाला पानी होगा उसको हमने पी लिया है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी को एक्सपोजर मिल जाता है, कोई छोटे मोटे पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहे हैं और हमारी बॉडी क्या कर रही है, उनसे खुद ही लड़ रही है, हमें कुछ पता भी नहीं चल रहा है। छोटे मोटे हल्के से इन्फेक्शन हो भी रहे हैं, बहुत सारे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में एक्चुअली में ये सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी खुद ही यहाँ पर लड़ लेती है और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। साथ ही साथ हमने क्या बोला, अब इस बारी तो ये पैथोजन आया था तो इसको चलो किल कर दिया गया है और ये यहाँ से हो गया है रिमूव। चलो ये पैथोजन तो हो गया है रिमूव, इन्फेक्शन हो गया है खत्म। लेकिन इसके लिए जो यहाँ पर इम्यूनिटी है, इसके लिए जो इम्यूनिटी है यहाँ पर, यानी कि मेमोरी सेल और जो एंटीबॉडीज है वो यहाँ पे बन गई है, तो ये हमारी इनेट इम्यूनिटी हो गई है, ठीक है। तो अब समझ आया एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। चलो ये हमारी इनेट इम्यूनिटी है, पढ़ो एक बार क्या कहती है इनेट इम्यूनिटी, एक बार पढ़ो, रीड करो। चलिए, तो इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक बार आप लोग इसे पढ़ के लेकर के आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना टॉपिक जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।